हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें हमारे चल रहा है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है लास्ट का वो है वैद्युत आवेश के गुणधर्म। और वैद्युत आवेश के गुणधर्म में आज हमारा जो टॉपिक है वो उस गुणधर्म का लास्ट टॉपिक है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे पास में आज का टॉपिक रहने वाला है। गुणधर्मों के टॉपिक में हमने यहाँ पर जाना था कि वैद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। जिस प्रकार से ऊर्जा एक क्वांटीकृत राशि होती है, ऐसा ही गुण आवेश के अंदर भी पाया जाता है कि आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि होती है। तो क्वांटीकृत राशियां होती क्या है, यानी किन राशियों को हम क्वांटीकृत राशि बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन भौतिक राशियों का जो विनिमय होता है या आदान प्रदान होता है या उनका जो स्थानांतरण होता है, अगर वह सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में, या हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो आदान प्रदान है वो टुकड़ों के रूप में होता है, और यहाँ जो टुकड़े हो रहे हैं उस टुकड़े का एक निश्चित मान होगा, यानी एक निश्चित मान आगे पहुंचेगा, फिर दूसरा निश्चित मान आगे पहुंचेगा, फिर वही मान आगे पहुंचेगा, फिर वही मान आगे पहुंचेगा। इस प्रकार का जो ये संचरण होता है, ये जो विनिमय होता है या जो स्थानांतरण होता है, ऐसी राशियां जो होंगी उन सबको हम क्वांटीकृत की कैटेगरी में रखते हैं। तो आवेश के अंदर भी ये गुण होता है। आज हम यहाँ पर टॉपिक को समझेंगे और उसमें जानेंगे भी कि हाँ, वास्तव में आवेश के अंदर ये गुण पाया जाता है कि आवेश का जो विनिमय है या जो आदान प्रदान है वो एक साथ नहीं बल्कि एक निश्चित मान के साथ बार बार रिपीट होकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण, इसका मकसद क्या है, यानी इस नियम के द्वारा या इस सिद्धांत के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम किसी एक वस्तु पर नेट कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस टॉपिक के अनुसार हमारे पास में अगर एक से ज्यादा आवेशित वस्तुएं हैं तो उन सभी वस्तुओं का जो नेट चार्ज होगा, या हम ये कहें कि उस पूरे निकाय का जो नेट चार्ज होगा, वो हम ज्ञात करते हैं आवेशों की योज्यता के अनुसार, जो कि हम इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर हमारे पास उस निकाय में जो हमने आवेशित वस्तुएं ली हैं, उनमें किसी एक वस्तु पर जो आवेश है वो पहले ज्ञात किया जाता है आवेश के क्वांटमीकरण से, यानी योज्यता वाले प्रक्रिया से पहले क्वांटमीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एक वस्तु पर टोटल मान आवेश का आएगा क्वांटमीकरण के नियम से, दूसरी वस्तु पर टोटल आवेश ज्ञात करेंगे क्वांटमीकरण से, और फिर उन सभी वस्तुओं का टोटल आवेश ज्ञात करेंगे आवेशों की योज्यता से। तो आवेशों की योज्यता में आपको पता चल गया होगा, उसमें पूरे सिस्टम का नेट चार्ज ज्ञात किया जाता है, जबकि आवेश के क्वांटमीकरण में उस निकाय में जो आवेशित वस्तु थी उसमें किसी एक वस्तु पर जो चार्ज ज्ञात किया जाएगा वो ज्ञात किया जाता है आवेश के क्वांटमीकरण से। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के टॉपिक का आपको क्लियर हो चुका होगा, किसी एक वस्तु पर नेट चार्ज हम आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो फिर ये आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है क्या है इसका नियम, जिसके अनुसार हम ये बता सकें कि इस वस्तु पर आवेश इतना होगा, उसी को समझेंगे हम आज की क्लास में। माना कि हमारे पास में ये कोई एक वस्तु है, जो कि हमने एक तरह से मान लिया कि कांच की छड़ है। हमारे पास में ये कांच की एक छड़ है। यहां पर फिलहाल ये जो कांच की छड़ है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसके परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो प्रकृति है वो नेगेटिव होती है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश की जो प्रकृति है वो पॉजिटिव होती है। ये सब कुछ हम इससे पहले वाले भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाए। तो धनावेशित होने के लिए हम जानते हैं कि इसमें किसी भी प्रक्रिया के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, यानी इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, किसी प्रक्रिया के द्वारा हमें इन दोनों के बीच में अंतर लाना होगा, और अंतर जैसे ही आएगा ये वस्तु आवेशित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का आवेश विद्यमान है लेकिन दोनों बैलेंस में बराबर हैं, इसलिए उनका टोटल 0 हो रहा है। लेकिन अगर इनकी संख्या कम ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब एक का प्रभाव ज्यादा होगा और एक का प्रभाव कम हो जाएगा। जिसका प्रभाव ज्यादा होगा वो वस्तु उसी प्रकृति से आवेशित हो जाती है। अगर इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी,
और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ये नेगेटिव प्रकृति में होता है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा इतनी ही होती है, लेकिन वो पॉजिटिव में होती है। कोई नया नहीं देख रहे हैं, पहले जो हो चुका है उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब यहां से हम किसी प्रक्रिया के द्वारा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर कम से कम हमने क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब वो अंतर हमारे पास ये दर्शाता है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश इस वस्तु से निकल भी चुका है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आपके पास में घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा बाहर जा सकता है। भाई ये विद्युत क्षेत्र लगा सकते हैं, हम यहाँ पर चालन विधि का उपयोग कर सकते हैं, प्रेरण विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। नॉर्मली हमने यहाँ पर एक रेशम का कपड़ा ले लिया है और रेशम के कपड़े को जब इससे रगड़ा गया था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े पर पहुंच जाता है। शुरू में हमारे पास में ये जो रेशम का कपड़ा था, इस पर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर थी, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहुंचेगा तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है ज्यादा और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाती है, कम। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब इसमें प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा और माइनस वाला प्रभाव हो जाएगा कम। तो इसका मतलब ये जो वस्तु है वो धनावेश की तरह काम करने लग जाएगी और वस्तु आपके पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि वस्तु आवेशित हो चुकी है। यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा, जिसको मैंने माइनस साइन से दर्शा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो चुकी है और ये जो वस्तु है इस पे इलेक्ट्रॉन वाले का आवेश प्रभाव ज्यादा है। यहां से हमने ये समझा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये वस्तु आवेशित हो चुकी है। अब इस एक वस्तु पर जो आवेश आया है, जो कि धनावेश आएगा, वो धनावेश जो है वो किसके बराबर होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने बराबर का आवेश भी लेकर गया है, क्योंकि खुद के ऊपर आवेश है। तो वह इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा, इसका मतलब इस वस्तु से उस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश भी जा चुका है। इसका मतलब इस वस्तु पर जो अब आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, लेकिन प्रकृति कैसी होगी, धनावेश की। अब इस वस्तु पर भी आवेश है, लेकिन इस वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश भी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर आदान प्रदान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का हुआ है। तो वैल्यू भी कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होगी। प्रकृति इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनावेश कर दीजिए, जिस पर आवेश पहुंच रहा है उस पर प्रकृति नेगेटिव कर दीजिए। तो यहां फिलहाल इस वस्तु पर अकेले इस कांच की छड़ पर जो आवेश है ना, वो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। समझ में आ गया। इस पर जो आवेश है ना फिलहाल वो भी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर है। तो कम से कम हमने एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहां पर किया है। एक इलेक्ट्रॉन से कम का तो स्थानांतरण यहां पर होगा भी नहीं। ये तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे भी आधा जाएगा। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये वस्तु आवेशित हो चुकी है। इस पर अब जो आवेश है वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश तो होगा ही होगा। तो यहां से एक सारांश तो हमें पकड़ में आ ही चुका है कि किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होगा प्यारे बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। क्योंकि स्थानांतरण ही कितने का हो रहा है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अगर मान लो आधे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता तो आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश होता, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं। कम से कम कितना जाएगा, एक जाएगा। क्लियर है। यहां पर मैं बात करता हूं इस कांच की छड़ की। तो कांच की छड़ पर जो आवेश है वो मैं मान लेता हूं फिलहाल Q है। ऐसे ही चाहो तो आप साथ के साथ में इस रेशम के कपड़े की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां पर मैं रेशम का कपड़ा भी यूज कर लेता हूं। यहां पर आवेश है वो भी Q है। इस पर जो आवेश होगा वो प्लस का होगा और इस पर आवेश किसका होगा, माइनस का, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। अब हमें तो ये देखना है कि इस वस्तु पर आवेश कितना होने वाला है। तो एक तो हमें पता चल ही चुका है कि कम से कम आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होने वाला है। मान लीजिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है तो इसका मतलब इस पे एक धनावेश और आ जाएगा और इस पर एक ऋणावेश आ जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि इस वस्तु पर अब जो आवेश है वो कितना होगा। दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश होगा। इस पर दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर का ऋणावेश होगा। इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो तीन इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश, इस पर तीन इलेक्ट्रॉनों के बराबर का ऋणावेश। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, दो इलेक्ट्रॉन निकले, दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश, तीन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश।
4 निकलते हैं तो 4 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश उस वस्तु पर आता है। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि किसी भी एक वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बनता है। ठीक है, इस पर जो आवेश आएगा वो माइनस में लिख देंगे। 2 निकल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश, 3 निकल रहे हैं तो 3 के बराबर का आवेश, 4 निकल रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश की मात्रा हमारे पास अवेलेबल ही है। यानी मैं 4 को गुणा कर दूंगा इससे, 3 को गुणा कर दूंगा इससे, 2 को गुणा कर दूंगा इससे, 1 को गुणा कर दूंगा इससे। कंप्लीट है। अगर मान लो कि इस एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर 20 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हमें ये तो पता चल गया ना कि उस वस्तु पर जो आवेश है वो 20 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर का होगा। अगर इसमें से गए हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश। इस पर अगर वो पहुंच रहे हैं तो 20 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का ऋणावेश हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताओ। अगर इसमें से 100 चले गए हो तो 100 के बराबर इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इसमें 100 पहुंचे हैं तो 100 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां पर हमारे पास में अगर इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना उतने इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर रहे हैं इस प्रक्रिया में। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहां पर आवेश कितना होगा, n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस पर n इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो यहां पर आवेश हो जाएगा माइनस का n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या आपको इन दोनों लाइनों से ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा में निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या पहुंचे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सारांश को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो आवेश n गुणा होगा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो ऋणावेश आ जाएगा। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस n e के बराबर। यहाँ e जो है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। n बराबर हमारे पास देखो कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी गिनतियों की संख्या चल रही है फिलहाल। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से नंबर चलते जाएंगे। और यहाँ पर ये जो e है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान इतना है। तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं उनको आप पूर्ण संख्या भी मान सकते हो। पूर्ण संख्या में वैसे 0 भी आता है, लेकिन 0 यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हुआ, वस्तु उदासीन होगी। लेकिन हम यहाँ पर 1 2 3 जो यूज कर रहे हैं वो आपके एक होल नंबर भी है। तो हम ये कह सकते हैं ना प्यारे बच्चों की किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। क्योंकि ये जो नंबर है वो आपके होल नंबर भी है, वैसे नेचुरल नंबर भी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर मैं उसके नंबर से गुणा कर देता हूं तो मेरे को उस वस्तु पर टोटल आवेश प्राप्त हो जाता है। अगर 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 500 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 700 निकल रहे हैं तो 700 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। सीधा सा उपाय है। एक मिनिमम मान हमारे पास में है, अब जितने वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं उनको इससे गुणा कर दीजिए, टोटल मान हमारे को पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये कुछ पेन है, एक पेन जो है वो 5 रुपए का है। तो यहाँ पर इन सभी पेनों को अगर मैं एक सेट मान लेता हूं तो पूरे सेट का कितना चार्ज होगा, 1 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, 4 गुणा 5, 5 गुणा 5, 6 गुणा 5, 7 गुणा 5, 8 गुणा 5। जितने पेन हैं उसको एक मिनिमम मान से गुणा कर दीजिए। तो यहां पर भी हमारे पास में एक मिनिमम मान सबके साथ में आ रहा है ना, 1 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 5। यहाँ 5 की जगह क्या यूज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो उस न्यूनतम मान को या वो जो निश्चित मान है जिसका स्थानांतरण कम से कम हो ही रहा है उसको उसके नंबर से गुणा कर देंगे तो टोटल मान हमें पता चल जाएगा। यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। इसके अनुसार क्या हुआ, किसी वस्तु पर नेट चार्ज जो होगा वह नेट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब है कि उसमें नंबर सिस्टम चलेंगे, 1 2 3 4 5, इन संख्याओं के गुणा में ही होगा ये ई का मान। यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जो है या तो 1 से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, 4 से गुणा होगा,
इसी नंबर से ये गुणा होगा, इसके अलावा ऐसे नहीं कि ये 2.5 से गुणा हो जाएगा। 2.5 का गुणा होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे और एक आधा इलेक्ट्रॉन और भी साथ में। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में किसी भी वस्तु पर जो आवेश है ना, वो आवेश इसी सीरीज में होगा, यानी 1 के गुणा में, 2 के गुणा में, 3 के गुणा में, 4 के गुणा में। ये भी सारांश हमें यहाँ पर समझ में आ चुका है। साथ में क्या आपको यहाँ से ये भी समझ में आया कि यहाँ इस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहले एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, उसके बाद दूसरा गया, उसके बाद तीसरा गया, उसके बाद चौथा गया। जैसे अभी आपको यहाँ पर पेन दिखाई, एक पेन को पकड़ा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, यानी एक के बाद एक हम दे रहे हैं। तो जब इनका इस प्रकार से जो ट्रांसफर हो रहा है वो लगातार थोड़ी हुआ, लगातार का मतलब सब एक साथ ही यहाँ पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो 20 के 20 एक साथ निकलकर पूरी भीड़ नहीं हो रही, बल्कि उनमें क्या हुआ है, पहले एक गया है, फिर दूसरा गया है, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, फिर पांचवा जाएगा, एक के बाद एक जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर टुकड़ों में उनका विनिमय हो रहा है। या मैं ये कहूं कि पहले जैसे ये आवेश का ये जो मान है वो एक बंडल मान ले, तो पहले ये एक बंडल जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा बंडल जाएगा, उसके बाद तीसरा जाएगा, उसके बाद चौथा जाएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे 20 बंडल एक साथ हमारे पास में उन सबको दे दिया हो, तो वो आपके कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, सतत में नहीं आएगा, बल्कि डिस्क्रीट यानी विविध रूप में आएगा। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि वास्तव में आवेश जो है वो एक क्वांटिकृत राशि है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो विनिमय हो रहा है वो विनिमय लगातार नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, एक के बाद एक हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है। या हम ये कहें कि एक निश्चित मान का एक पैकेट जो है वो एक बार जा चुका, उसके बाद दूसरा जा रहा है। यहाँ पर एक निश्चित मान का आवेश स्थानांतरित होगा और एक निश्चित मान का जो आवेश स्थानांतरित होता है उसको बोलेंगे उसका क्वांटम मान। तो आवेश का जो क्वांटम मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, क्योंकि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का तो जाना तय ही है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो वस्तु आवेशित ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जब वहां से आएगा या जाएगा तभी वस्तु आवेशित होगी, और कम से कम कितना जाएगा, एक तो जाएगा ही जाएगा। तो एक ही पॉइंट के दो आंसर हमें मिल गए। किसी आवेश का जो क्वांटम मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किसी आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो भी शुरुआत होती है उसका एक मूल मान होता है। तो यहाँ आवेश का मूल मान जो है वो हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि वो भी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो Q है वो फिलहाल इस आवेश का मूल आवेश है, यानी बाकी के जितने भी आवेश बने हुए हैं वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इसी से रिपीट हो रहे हैं। तो किसी भी वस्तु का जो मूल आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है न्यूनतम वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसी भी आवेश का जो क्वांटम मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 3 क्वेश्चनों का आंसर हमारा कंप्लीट होता है। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका अर्थ ये निकला कि आवेश एक क्वांटिकृत राशि होती है। और यहाँ इस पूरे सारांश से एक चीज समझ में आई कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। कैसे निकालेंगे किसी वस्तु पर आवेश? जितने भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम किसी प्रक्रिया के द्वारा करना चाहते हैं उन संख्याओं को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें उस वस्तु का टोटल आवेश प्राप्त हो जाता है। यह है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्या है एक बार देख लेते हैं। तो वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर नेट आवेश या कुल आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह है इसका सिद्धांत। यहाँ पर हमारे पास में n का मान यहाँ से नंबर है। आप यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें इसकी परिभाषा जो है वो पूर्णांक गुणज बोली गई है, तो आप इसको पूर्णांक गुणज के रूप में भी लिख सकते हैं। पूर्ण गुणज न लिखकर पूर्णांक गुणज भी लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो आपके प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, और जीरो को भी उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जीरो को तो हम शामिल करेंगे नहीं क्योंकि वस्तु आपकी उदासीन रहेगी। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में n का जो मान है वो +-1 +-2 +-3 इस प्रकार से हो, तो आपके पास में जो आवेश का सूत्र होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा Q = Ne। उस स्थिति में आपको यहाँ पर सूत्र में प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्णांक नंबर में आपके पास ऑलरेडी प्लस माइनस लग जाता है। तो फिर इसके अनुसार जो परिभाषा होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, कि किसी वस्तु पर नेट आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, क्योंकि इस समय n जो है वो पूर्णांक नंबर है। अब फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं पूरे को एक सारांश के रूप में, नोट करते हैं इसके आगे। यहाँ पर हमने आज की क्लास में जितना समझा है, जितना जाना है,
उसका पूरा सारांश अब आपके सामने है। यानी एग्जाम के हिसाब से अब आपको सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको समझने के लिए ही हमारे पास यहाँ पर ये जो 15-20 मिनट का वीडियो हुआ है वो सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए हुआ है। ये सारांश तो आपके साथ के साथ टॉपिक में आ चुके थे, जब हम इसको समझ रहे थे उसी समय आ गया था, लेकिन लिखना बस अब आपको इतना ही है। यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा को 2 पार्टों में लिखा है, बाकी तो आपके पास में यहाँ तक ही कंप्लीट है। देख लेते हैं इसको एक बार, और फिर अगर और कोई सारांश यहाँ से बनता है वो भी आपको साथ के साथ यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फिर खत्म करेंगे आज का टॉपिक। 12th क्लास के लेवल के अनुसार इतना काफी है। यहाँ पर हमारे पास में है कि इसके अनुसार किसी वस्तु पर जो नेट आवेश होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज ही क्यों होता है, इसी को समझा था आज की क्लास में हमने यहाँ पर कि 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 जो है वो आपके होल नंबर बन जाते हैं। क्लियर है। कम से कम जो स्थानांतरण हो रहा था वो 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही आवेश वहां पर पहुंच रहा था। यहाँ पर n जो है वो आपके निकलने वाले या पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि यहाँ पर 1e जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। नेक्स्ट, इसी परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो आप चाहो तो इसको पूर्णांक गुणज वाली यानी इस परिभाषा के रूप में भी दे सकते हैं जो मैंने यहाँ अथवा में दे दिया है, और आप चाहो तो आप इसको ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपके ज्यादातर यही पूछा जाता है आवेश के क्वांटमीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखिए और उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। एक्स्ट्रा में आपके पास जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो पूछा जाए तो आप बताइए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया था कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो वहां से ये प्रूफ हो गया था कि आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है, जो कि शुरू में आपको बताया था कि क्वांटीकृत राशियां होती क्या है, उसके बारे में हमारा क्लियर हो जाता है। पॉइंट को समझते समय हमारे पास में यह आया था कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो एक निश्चित मात्रा का आवेश पहुंचता है उसको हम यहाँ पर क्वांटम मान कहते हैं, उसका 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और मूल आवेश जो होगा किसी भी आवेश का वो भी 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यहीं पर हमने ये जाना था कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो प्यारे बच्चों 1e 2e 3e इसी रूप में होता है, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना किसके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के गुणा में। सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा ना वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 के गुणा में होगा। ये तो मान निश्चित हो ही गया। अगर 1 गुना है तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, 2 है तो 2 से गुणा, 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ 3 से। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 16 है, इस 16 की टेबल के अंदर जो भी आंसर आ जाएगा ना, 16 की टेबल में, पॉइंट तो लगी रहे, 16 की टेबल में जो भी आंसर आएगा किसी भी वस्तु पर आवेश, इसका मतलब उस वस्तु पर वो आवेश संभव है। और 16 की टेबल में आंसर नहीं आया, मान लीजिए किसी वस्तु पर हल करते समय हमारे पास में आंसर 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसका मतलब ये आवेश उस वस्तु पर संभव ही नहीं है। अर्थ समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो 1e 2e 3e प्लस 4e डॉट डॉट के रूप में होगा। हमारे पास ऐसे आधा अधूरा आवेश वाला मान नहीं होगा, यानी ±1/2e ±2/5e इस रूप में नहीं होगा। e का मान हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 1.6 वाला। क्लियर है। ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और सारांश हम देखते जाते हैं कि ये जो आवेश हमने इस प्रकार का लिखा है, नाभिक के अंदर कुछ कण ऐसे पाए जाते हैं जिनको क्वार्क कण कहते हैं, जो अपने सिलेबस में नहीं है, आपके कॉलेज वाली लाइफ में वहां पर चलेंगे। नाभिक के अंदर कुछ ऐसे कण हैं जिनको क्वार्क कण कहते हैं, और उन क्वार्क कणों के आपस में मिलने की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। उसकी प्रक्रिया अलग है, उसके ऊपर कैसे आवेश होगा कैसे नहीं होगा, अगर आपको समझना है, इंटरेस्टेड हो, तो आप यहाँ कमेंट्स में बता देना, उसका एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। लेकिन उसका टॉपिक आपके कॉलेज में है, अपने यहाँ पर 12th लेवल में नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है ना वो आपकी गिनतियों के गुणा में होगा, ऐसे भिन्नों के रूप में नहीं होगा। लेकिन वहां वो जो क्वार्क कण होते हैं, उन क्वार्क कणों पर जो आवेश है वो भिन्नों के रूप में ही होता है। अब वहां पर वो कैसे आता है, उनका मान कैसे है, कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया वहां की है। तो उन पर जो क्वार्क कण है, 6 क्वार्क कण है, और उनमें से 3-3 क्वार्क कण आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उन पर आवेश जरूर 1/3e के रूप में और ±2/3e के रूप में होता है, यानी वहां भिन्नों के रूप में आवेश उनके ऊपर संभव है।
लेकिन यहाँ पर किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो भिन्नों में संभव नहीं है। सीधा सा है, 16 की टेबल में जो भी मान आंसर आएगा वही आपका आवेश संभव है, इसके अलावा कोई भी आवेश संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास में आज का टॉपिक, जो कि आवेश के गुणधर्मों में था। आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटीकरण भी इसको बोल सकते हो। अगर टॉपिक आपका क्लियर हुआ है तो अन्य दोस्तों को जरूर से आप भेजिए। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसमें आवेश के मात्रक, जैसे हमने यहाँ पर कूलाम लिखा है आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलाम क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या और भी इसके कोई मात्रक है, सभी को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आपको जस्ट प्राप्त हो सके। और यहाँ पर वीडियो लंबे जरूर आपके हो रहे होंगे, लेकिन आपके यहाँ विस्तार से इनको लिया जा रहा है कॉन्सेप्ट को समझते हुए, और ये जो सारांश हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो खुद से ही निकाल पा रहे हैं, रटने की कहीं से आवश्यकता नहीं है। तो बिना रटे अगर फिजिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं आवेश के मात्रक, तब तक के लिए धन्यवाद।